CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। पहले इस एग्जाम को CPOs के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसको CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के नाम से रखा गया। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की इंक्रीज जो है एक ऑफिसर से इंक्रीज। इसका पहला पोस्ट होता है असिस्टेंट कमांडेंट, और इस असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए हर एक साल नोटिफिकेशन में इंक्रीज में सीटें कभी ज़्यादा और कभी कम रहती है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ इसमें तो 2009 में 2000 तक की सीटें आती थी। CAPF एग्जाम में 2000 सीट्स आती थी। उसी तरीके से 2010, 11, 12, 13 तक जो है इनकी सीटें जो है एक्चुअली में 1700-1800 के करीब बहुत ही रोबस्ट स्ट्रेंथ आती है। ग्रेजुअली इसके सीट्स में डिक्लाइन हुई और ये डिक्लाइन होकर जो है फिर 100 और 200 के रेंज में भी आ गई। सो टुडे आई फील वेरी हैप्पी टू से, प्राउड क्या कहें क्योंकि आपको पास वन के बाद में वेरी हैप्पी टू से कि इस बार का नोटिफिकेशन जो है 500 प्लस की सीट्स आई है। और ये 500 इट इज अ काइंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर एस्पिरेंट ऑफ CAPF आर्म फोर्सेस और असिस्टेंट कमांड एग्जामिनेशन। तो मैं चाहूँगा इसके साथ हम अपने कुछ मेमोरीज को रिकॉल कर लें पहले, और उसके साथ मैं आपको इस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में बताऊँ। तो when we say CAPF examination, the history goes on। इसके इतिहास को 2006 से शुरू करते हुए अलग अलग समय में अलग अलग बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। और जब मैं इनको देखता हूँ तो पाता हूँ कहीं ना कहीं वो कभी आपके जैसे रहते होंगे और आप ही के जैसा कभी प्रेशर भी रहा। CAPF एग्जाम में जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है CDS और CAPF वाले टेक्सचर के होते हैं। यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है CDS एग्जाम में जब SSB 2-3 फेस कर चुके होते हैं और उनको लगता है कि नहीं मुझे पैरामिलिट्री या मिलिट्री के किसी भी ऑफिसर्स रैंक में जाना चाहिए, देन दे कम फॉर CAPF ऑल्सो। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आपने CDS का ड्रीम बनाया हुआ है तो CAPF का भी अपना एक प्रायर ऑप्शन लेके चलना चाहिए। मेरे अंदर एग्जाम्पल्स हैं, अगर मैं इनमें बात करूँ तो हमारे पास यानी आपकी संस्था ने टॉपर्स के साथ था। आप समझ सकते हैं CAPF का 2nd रैंक, आप समझ सकते हैं CAPF ऑल ओवर इंडिया रैंक की बात करो 4th रैंक, ऐसे कई सारे रैंक थे जो कि बीच में आप देख रहे हैं। ये बच्चे के बारे में बात करूँ तो हमारे पास 2007 में जब बच्चा आया था तो एयरफोर्स में पहले था और एयरफोर्स में जूनियर रैंक पर काम करके उसने कहा नहीं मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, नौकरी छोड़ के फिर रिटर्न और फिर हमारे पास इंटरव्यू था। बहुत लंबी यात्रा है बच्चों की हमारे पास, और इन यात्राओं में अगर मैं आपसे बात करूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कॉमन देखी है जो बच्चों में आर्म फोर्सेस के AC एंट्री के लिए सबसे बढ़िया है, तो सबसे बढ़िया मुझे बात लगी है उनकी कमिटमेंट। यानी एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर लिया इसमें तो पहली बात तो ये कि दूसरे एग्जाम में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो पूरा फोकस करते हैं CAPF जैसे एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि CAPF के जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनका कंपटीशन या काउंटर पार्ट जो होता है वो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनीज रहते हैं। यानी कि उनके पास अपने आप से बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है और इतने सारे एक्सपोजर के साथ ये अनकाउंटेड हमारे पास बहुत सारे अनकाउंटेड टॉपर्स की मैंने कुछ बात की। तो एक ऐसा बैच आपको दिखाऊं जिसमें कि हमारे सारे बच्चे हमारे अपने रिटन बैच हैं जिनको हमने फिर इंटरव्यू में तैयार किया और फिर बाद में हमारे पास सेलेक्ट हुए। ये हमारे पास विश्वजीत जो कि BSF में सब इंस्पेक्टर था, फिर भी हमारे पास असिस्टेंट कमांड ग्रुप में फिर BSF में उसको सिलेक्शन हुआ। आज अभी इंडिया में अलग अलग आर्म फोर्सेज में यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में ये सारे ऑफिसर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हर साल हमारे पास ये चुनौती रहती है कि हम अपनी संस्था के कितने स्टूडेंट्स को आर्म फोर्सेज में देश की सेवा के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार करते हैं। दोबारा ये चुनौती हमारे पास है और ये चुनौती अभी 2024 के लिए 500 सीटें प्लस के साथ, और कितनी सीटें हैं इसके बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर में आपके साथ कुछ शेयर करें। आप देख रहे हैं कितने हाई डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं हमारे। देखिए हमारे पास ये सारे लड़के जो है एक ही बैच है और ये सब जो है इसमें से ये लड़का पहले से ही सब इंस्पेक्टर था और बाकी हमारे पास रिटर्न के बच्चे। हालांकि जर्नी स्टार्ट करें तो लंबी यात्रा हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, इनको पहले थोड़ा सा चल लेने दीजिए। तो कहेंगे सर हमारा फोटो नहीं है, हालांकि कुछ ही लोगों को थोड़ा सा मैंने भी रखा हुआ है। तो CAPF की तैयारी करने के लिए हमारे पास क्या लॉजिक्स होने चाहिए, किस पैरामीटर पर तैयारी करना चाहिए और किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ये नहीं कि आपने बिना स्ट्रेटेजी के एग्जाम की तैयारी करने स्टार्ट कर दी और पता चला एग्जाम से पहले आपका फिर सिलेबस ही पूरा नहीं। मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन में मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर CAPF में लड़के क्या करते हैं, ऑनलाइन में जैसे उन्होंने कुछ SSC जैसे कुछ कोर्स कर लिए और कहा कि सर मेरे को फर्स्ट पेपर मेरा क्लियर है और मेरे को राइटिंग सेक्शन में जाना है। और यहाँ पर उनको ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट पेपर जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है।
ये वो एग्जामिनेशन है जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चन है और उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको एक आश्चर्य की बात बता, पता नहीं आप इसको कैसे। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा जो है ना फर्स्ट पेपर क्लियर है। मैंने कहा अच्छा अभी आपने कौन सा सिलेबस पढ़ा बताइए इसमें। तो सर मेरा सबसे बढ़िया है ज्योग्राफी है, अभी मैंने पढ़ा है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऐसे तो स्टूडेंट सभी बढ़िया है ना, बहुत अच्छे नंबर आए। तो मैंने इससे एक बात कही, इसमें अच्छा एक बात बताइए, धरती जो है ना गोल की जगह चपटी है, पता है आपको? तो कहा ये सर। मैंने कहा चपटी होने का एक कारण बता दीजिए। तो कहा सर ये मेरे को नहीं पता। तो मैंने कहा आपने जो पढ़ाई की ना उसमें डेप्थ ज़्यादा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जो सिलेबस पढ़नी है उसका स्टैंडर्ड जो है आपका यूपीएससी का कमीशन, आपके जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं वो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि एनडीए का पेपर का स्टैंडर्ड क्या कर दिया, आईआईटी मेंस का। हर एक साल एग्जाम का स्टैंडर्ड हाई होगा। अगर आपने अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज किया तो ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं रह जाए, उनको लगता है कि हाँ लिख लेंगे तो अच्छा हो जाए। अब मैं इसके साथ जो है एक काम करता हूँ, आपके एग्जाम के बेसिक नेचर को थोड़ा सा क्लियर कर। आपके एग्जाम के बेसिक नेचर को क्लियर करने के लिए एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट के पास क्यूरीज कौन सी रहती है, कौन कौन सी चीज़ों पर उनके पास क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा एज लिमिट क्या होगा। नंबर 2, इस बार सर नोटिफिकेशन कब आएगा। नेक्स्ट, कब तक फॉर्म भरा जाएगा। इसमें फिजिकल फिटनेस क्या होती है। फिजिकल फिटनेस में मेल और फीमेल का जो है हाइट और रिलेटेड जो उनकी फिटनेस है उसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, इसमें जो है फॉर्म भरने के समय उसका साइट कौन सा होगा। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर करूँगा। इसको हम स्लाइड मोड पे ले लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले यूपीएससी सीएपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, मैंने जानबूझ के स्लाइड लिया ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही मैच हो। तो सबसे पहले अच्छी बात है 506 का इतना बड़ा स्लैब, मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा स्लैब मैंने 1,500 ऐसे करके देखे थे 2009-2010 के समय, लेकिन इसके बाद इनकी संख्या कभी 200-300 तक की रही। 500 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थोड़ी सी अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली तो ये एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। स्पेशली दोस्त जो कि सीडीएस की पहले से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी स्ट्रैटेजी ठीक करें। आवेदन यानी कब करना है, 26/4 यानी कि डेट आ चुका है आपके पास। लास्ट डेट कब है आपका, 21 मई लास्ट डेट। ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भर रहा है और इस वेबसाइट का नाम आपके पास दे दिया है। ये वेबसाइट आपको दे दी, इसके लिए कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, इस बात का ध्यान। नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं कि इसमें कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। जब हम बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए, तो 5 अलग-अलग सीट्स डिपार्टमेंट के लिए इसकी नोटिफिकेशन आ रही है, जिसमें कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी और एसएसबी। एक समय पर मैंने देखा कि सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा लोग वॉलंटियर होते और उसके बाद दूसरे होते हैं बिहार के लोग, ज़्यादातर एसएसबी के लोग। क्यों? क्योंकि बिहार के बगल में एसएसबी नेपाल की सीमा रहती है और उनको लगता है कि बगल की नौकरी हो जाएगी, बढ़िया है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अलग अलग लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। आप सोच रहे हैं आप कितनी पुरानी संस्था में कितने सारे लोग हैं हमारे। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एसएसबी, ये एसएसबी में सबसे कम इस बार 42 सीट्स हैं। मैं आपको बताऊँ कि आपको लगता है कम सीट होने का मतलब सिलेक्शन नहीं होता। इसके साथ एक जुड़ा हुआ एग्जाम्पल, 2011 में हमारे पास हमारे कैंडिडेट था जिसका नाम है राजन कुमार। पूरे नोटिफिकेशन में सिर्फ एक सीट थी एसएसबी और एक सीट राजन कुमार, क्योंकि अकेला होने के कारण उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाए, इसलिए उसकी ट्रेनिंग नेक्स्ट ईयर में जूनियर बैच के साथ। और सारे जूनियर बैच के स्टूडेंट्स को कहते थे सर, क्यों? क्योंकि वो सीनियर कैडेट कोर्स में सीनियर है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि सीटें कम होने से कुछ नहीं होता। एक सीट अगर भी होगा तो जैसे हमारी संस्था को एक सीट के साथ राजन कुमार मिला था, अब भी उसके बाद सबसे ज़्यादा सीटों में बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है आपके पास सीआरपीएफ 120, सीआईएसएफ 100 और उसके बाद आईटीबीपी 50। आईटीबीपी के साथ खास बात यहाँ पर ये है कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल। इस बार इसमें फीमेल कैंडिडेट को आईटीबीपी के लिए नहीं रखा गया, बाकी सब में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 20 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम हो सकता है 25 साल। इसमें हमें ध्यान रखना है कि 25 साल जो है ये जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है। जो भी रिजर्व कैटेगरी आ रहे हैं, एसटी एससी में आ रहे हैं, इसमें उनको 5 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन दिया जाए, इस बात को ध्यान रखें। फॉर्म में अब जो है कुछ फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करें। मेल की फिजिकल फिटनेस जो होनी चाहिए या उनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए
165 सेंटीमीटर पुरुष और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप हाइट देखें तो ये हाइट बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मार्जिनल, आराम से बच्चे इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप इसको देखकर पता कर सकते हैं। आपको अगर मैं बता दूँ कि मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि आपकी हाइट कितनी होगी, तो इतनी एक्यूरेसी, इसलिए आपको हाइट के लेवल पर कभी मैंने नहीं देखा है कि बच्चे जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए, इसमें ज़्यादा चिंता नहीं है। इसके लिए कुछ बेसिक्स आपकी एक्सरसाइज है जो कि मैं गाइड करूँगा आपको। उसमें दौड़ में 16 सेकंड का आपका टाइम मेल और 18 सेकंड का फीमेल, यानी कि इसमें बहुत बड़ा कोई टाइमिंग नहीं। आप अगर रनर्स हैं, अगर आप एथलीट हैं, तो आप देख लीजिए कि 13 सेकंड में आराम से आप इसको 100 मीटर कर सकते हैं। 14 सेकंड में बहुत एक्स्ट्रा टाइम, आप आराम से बिना प्रैक्टिस के भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस करना चाहिए। 800 मीटर्स के लिए मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड और 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल। ऊंची कूद ये हो गया आपका 3 मीटर महिलाओं की। शॉर्ट पुट जो है सिर्फ मेल के लिए है और फीमेल के लिए नहीं। शॉर्ट पुट में गोला होता है 7.5 किलो कह सकते हैं या 7.25 किलो कह सकते हैं, 7.26 kg, और इसको लेकर आपको जो है देखना होता है 4.5 मिनट। एक एवरेज आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए जिसमें आप कर सकते हैं। अब कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में बात कर लें कि एग्जामिनेशन कितने प्रोसेस में किया जाता है। ये एग्जाम जो है आपके 5 प्रोसेस में, सबसे पहले रिटन होगा, नेक्स्ट आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, मेडिकल होगा आपके पास, इंटरव्यू होगा और लास्ट इसका मेरिट लिस्ट होगा। मेरिट लिस्ट पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप रिटन के ऊपर, फिजिकल के ऊपर और इंटरव्यू के ऊपर, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट ज़्यादा कंसर्न है। रिटन के ऊपर, फिजिकल के ऊपर और आपके पास इंटरव्यू। इंटरव्यू के मार्क्स पहले 200 हुआ करते थे, लेकिन अभी मार्क्स 150। बाकी मार्क्स के रेंज बता देता हूँ। रिटन मार्क्स जो होता है इसमें आपके 2 पेपर, पहला जिसको हम कहते हैं रिटन पेपर, जिसमें कि आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि 250 नंबर का पहला। दूसरा आपका हो गया जिसको डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिस, एसेज आते हैं लिखने के लिए, जो कि 200 नंबर, दोनों को मिला लें 450 नंबर हो गया। और फिर इंटरव्यू का मार्क्स 150 मिला लें तो ये 600 नंबर का पूरा टेस्ट होगा। तो 600 नंबर का एग्जाम है जिसमें आपको अपने आप को, अपने कैंडिडेट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बाकी इसके फिजिकल और मेडिकल के मार्क्स नहीं लिए जाते। इस मार्क्स में अगर ध्यान दें कितने में हम पास हो सकते हैं, इसके बारे में अलग अलग समय में अलग अलग स्ट्रेटेजीज बाद में इसमें बात करता हूँ। पहले इस पर नेक्स्ट देखते हैं, जब फॉर्म भरें आप इसमें, तो फॉर्म भरने में किनको पैसे खर्च करने हैं, तो 200 रुपये का है, और किनको पैसे खर्च नहीं करने। तो सामान्य जनरल कैटेगरीज और ओबीसी के लिए 200 रुपये का मार्जिनल अमाउंट जो है ऑनलाइन आपको पे करना होगा। ST SC को और महिलाओं को कोई फीस नहीं देनी। यहाँ पर इस बात का ध्यान दें। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूँ, जब भी आप एड्रेस को फिलअप करें और एड्रेस से रिलेटेड अपनी किसी भी टेस्टिमोनियल को करें, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर मैंने उसमें ये गलती कर दी थी, किसी ऑनलाइन वाले ने ऐसा लिख दिया। ये गलती के लिए आपको जो है खुद से अवेयर रहना पड़ेगा। फॉर्म खुद ही फिलअप करें, और फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं तो आप खुद प्रेजेंट रहिए और सारे अपने टेस्टिमोनियल को लिखवाइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जाहिर सी बात है फिर बाद में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। कभी कभी जो है आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करने के समय आपका नेम मैच नहीं होता, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आप इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी, जब मैं बात करता हूँ कि एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं लिखित परीक्षा से स्टार्ट करता हूँ। इसमें लिखित परीक्षा में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है? लिखित परीक्षा की स्ट्रैटेजी में ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं कि सर हमारा जो है ना पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 इसको हम डिस्क्रिप्टिव है, और ये होता है आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें आपका GK GS से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 125 क्वेश्चन के ऊपर वो उनको लगता है कि आराम से कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव लगता है उनको भारी। और भारी भी देखिए कैसा है, 80 मार्क्स जिसमें ऐसे आता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जा सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट के पास ऑप्शन है, अगर अंग्रेजी भारी लगती है तो फिर आप हिंदी को चूज करें, हिंदी में से। लेकिन अगर आप बीइंग द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर मैं कहूँ आप अगर टीचर जैसे बात करूँ, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर इंग्लिश पेपर, इंग्लिश में ही इनको तैयार करना चाहिए। ऐसा क्यों करें? क्योंकि ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो बाद में, ऐसे के टॉपिक्स जो होते हैं वो बाद में आपके आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ इंग्लिश में ही पूछ लिए जाते हैं। ऐसे समय में एक टॉपिक को आप इंग्लिश में पढ़ें, एक को हिंदी में पढ़ें, यानी एक टॉपिक के ऊपर 2 बार प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आई हैव सीन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स जो उनको लगता है कि हिंदी आसान है, इसलिए मेरे को पता है,
वो जानकारी वाली भाषा नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल एडिटोरियल वाली भाषा चाहिए होगी। इसलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो हिंदी इंग्लिश आराम से अपने ऐसे पार्ट के लिए चुन सकते हैं, फर्दर पार्ट के लिए जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है आपका, प्रेसी है आपका, आर्ग्यूमेंट्स है आपका और नोट मेकिंग, जिसके लिए सिर्फ इंग्लिश ही होगा। तो इंग्लिश अगर आपके पास कंपलसरी है इतने बड़े सेक्शन, यानी कि हम ले सकते हैं इसमें 80 मार्क्स का अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों चॉइस है और 120 में से सिर्फ इंग्लिश है, और इसमें भी मैं बात करूं कि 25 नंबर का तो ग्रामर है। और ग्रामर की एक्यूरेसी अगर मैं क्लास की बताऊं आपको, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामर की एक्यूरेसी आपकी क्लास में 100%, यानी कि जितना 25 नंबर का क्वेश्चन होगा 25 में से 25 क्वेश्चन आपके आ जाए। तो अब देखिए जरा स्ट्रैटेजी में देखते हैं, इसमें 95 मार्क्स ही तो बचे, यानी कि इसमें जोड़ लेंगे आप 105 नंबर, तो आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। डिस्क्रिप्टिव के लिए कह रहे हैं ये करना है वो करना है, इसमें तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करें। दूसरा हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ गया, प्रेसी आ गया, नोट मेकिंग आ गया आपके पास, इन सब के लिए या आर्गुमेंट्स आ, इन सब के लिए आपके पास लिखने के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रीफर्ड है। हमारे पास की स्ट्रैटेजी में स्टूडेंट्स को, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी किया था और इस टाइम भी, आपके राइटिंग सेक्शन के बाद फिर डिस्कशन कराया जाएगा और आर्ग्यूमेंट सेक्शन के लिए फिर डिबेट कराएगा, जिसमें कि आप मल्टीपल पॉइंट्स और थॉट प्रोसेस को डेवलप कर पाए और खुद को एग्जाम के सेकंड पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयार करें। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग 506 नंबर में से एक अच्छा सेक्शन को स्कोर कर